लिटरेचर ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। भैया जम्मू कश्मीर का साहित्य, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर ऑफ जम्मू कश्मीर से हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो भैया जी जब बात आती है जम्मू कश्मीर के लिटरेचर की, तो हिस्टोरियंस की अगर हम माने, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कश्मीरी लिटरेचर वॉज स्टार्टेड 2500 ईयर्स अगो अलॉन्ग विद संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। भैया इतिहासकारों की माने या इतिहासकारों के अनुसार कश्मीरी साहित्य की शुरुआत करीब 2500 साल पहले जो है वो हुई थी। 2500 ईयर्स पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जब संस्कृत और अन्य भाषाएं जो है वो प्रचलन में आई थी। तो संस्कृत और अन्य भाषाओं के साथ साथ कश्मीरी लिटरेचर, कश्मीरी साहित्य की शुरुआत भी जो है वो हुई थी। बट द ओरिजिनल लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज लिटरेचर वॉज स्टार्टेड अबाउट 750 ईयर्स अगो। हिस्टोरियंस कहते हैं कि कश्मीरी लिटरेचर जो है वो 2500 साल पुराना है, मगर कश्मीरी भाषा जो है, मूल रूप से कश्मीरी भाषा और उसका साहित्य जो है, उसकी शुरुआत करीब 750 साल पहले जो है वो हुई थी। तो हिस्टोरिकली काफी पुरानी लैंग्वेज है दोनों ही कश्मीरी की। तो दोस्तों भैया काल्हाना आप जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही जिसके बारे में बात करी थी वो है राज तरंगिनी। काल्हाना जो एक कश्मीरी साहित्यकार के नाम रूप में या कश्मीरी पोइट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने राज तरंगिनी लिखी थी, विच वॉज द अर्लीस्ट लिटरेचर इन विच वॉज यूज्ड, कश्मीरी लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन विच। तो राज तरंगिनी जो काल्हाना द्वारा लिखी गई थी वो एक सबसे प्राचीनतम साहित्य है जिसके अंदर कश्मीरी भाषा का या कश्मीरी साहित्य का उपयोग जो है वो किया गया था। तो राज तरंगिनी काल्हाना द्वारा लिखी गई राज तरंगिनी जो है वो कश्मीरी साहित्य में लिखी गई है, और ये सबसे प्राचीन किताब है जो कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखी गई। बट इट वॉज द कश्मीरी कॉम्पोजिशन ऑफ शितिकांथा आचार्य, नेमली महान्याय प्रकाशा। महान्याय प्रकाशा शितिकांथा आचार्य द्वारा लिखी गई थी, इन विच कश्मीरी लैंग्वेज वॉज फर्स्ट यूज्ड एक्सटेंसिवली। पूर्ण रूप से बड़े पैमाने पर, ठीक है जी, लार्ज स्केल पर, एक्सटेंसिवली जिसके अंदर कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया था वो थी शितिकांत आचार्य द्वारा लिखी गई एक साहित्य किताब जिसका नाम था महान्याय प्रकाश। महान्याय प्रकाश जो है वो लिखी गई थी शितिकांत आचार्य के द्वारा। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया, महान्याय प्रकाशा लिखी गई थी शितिकांत आचार्य द्वारा, जिसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर कश्मीरी भाषा का प्रयोग जो है हुआ है। यानी कि कश्मीरी लिटरेचर या कश्मीरी साहित्य जो है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर जो है वो प्रचलन में आ चुका था। इट वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ शैविज्म इन कश्मीरी लैंग्वेज। शैववाद, भगवान शिव को मानने वाले कश्मीर के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा शैवाइट्स जो है वो पाए जाते हैं, शैववादी लोग जो है वो पाए जाते थे। तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी भाषा में शैववाद की सबसे पहली कृति जो है वो कौन सी किताब थी, वो थी ये महान्याय प्रकाशा, जिसको शितिकांत आचार्य ने जो है वो लिखा। ठीक है जी। इसके अलावा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज वॉज लालेश्वरी और लाल दीद। लालेश्वरी या लाल दीद, दोस्तों ये सारे बुक्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, चाहे शितिकांत आचार्य की महान्याय प्रकाशा हो, चाहे कल्हाना की राज तरंगिनी हो, या चाहे लालेश्वर या लाल दीद किताब हो, ये सभी के अंदर कश्मीरी भाषा जो है वो सम्मिलित थी। 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर इन किताबों को जो है वो, इन साहित्यों को जो है वो लिखा गया था, और कश्मीरी भाषा का उपयोग इसके अंदर पूर्ण रूप से किया गया। ठीक है जी। Lal Dez, who was a Kashmiri saint and mystic poetess and wrote mystical verses in the Vakh or 4-line couplet style. तो भैया जी लाल दीद जो एक कश्मीरी संत और रहस्यवादी कवित्री थी, जो कि रहस्यों के ऊपर कविताएं लिखती थी, उन्होंने वाक या 4 लाइन का कपलेट स्टाइल जो है, 4 पंक्तियों का दोहा जिसे हम कह सकते हैं, तो 4 पंक्तियों की दोहा शैली में रहस्यमयी छिंद जो है वो लिखे थे, यानी कि मिस्टिकल वर्सेस, रहस्यों से भरी चीजें जो है वो 4 दोहों, पंक्तियों के दोहों के रूप में जो है वो लिखती थी। लालेश्वरी जो है और लाल दीद जो है वो एक कश्मीरी संत थी या कश्मीरी पोइटेस इनको कहा जाता है, जो रहस्यवादी कविताओं के ऊपर दोहे या कपलेट्स जो है वो लिखती थी। इनके कामों में कश्मीरी भाषा का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कश्मीरी लिटरेचर इंक्लूड भतवत्राज भानु सुवर्धा। भतवत्रा की भानु सुवर्धा जो है वो एक इंपॉर्टेंट कश्मीरी लिटरेचर वर्क है। अर्लीस्ट एपिक पोइम इन कश्मीरी गणक प्रशस्ताज सुखा दुखा चरितम, सुख दुख चरितम और वानु सुरवध, इनके द्वारा ये जो 2 किताबें हैं, भाटावत्रा की भनु सुवर्धा और गुनाका प्रसाता की सुख दुख चरितम, ये जो है ये कश्मीर की या कश्मीरी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा उत्त सोमा रोट ट्रेटाइज म्यूजिक नेमली मन का यदो भाता। तो मन का यदो भाता
या मनका जो है वो लिखी गई थी उत्त सोमा द्वारा। उत्त सोमा रोट अ ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक नेमली मनका। तो भैया मनका नामक संगीत ग्रंथ जो है वो उत्त सोम द्वारा लिखा गया था। और युद्ध भाटा जो है एक कवि थे जिन्होंने लिखा था जैन चरिता और जैन प्रकाशा। ठीक है जी दोस्तों, याद रखिएगा, थोड़े से टीडियस नाम जरूर है, लेकिन अगर हमको ये नाम याद रह जाते हैं, इनको नोट्स में अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये नाम हमें याद रह जाते हैं तो भैया एग्जाम में अगर सवाल आता है तो डायरेक्टली हम इसका आंसर जो है वो कर पाएंगे। उत्त सोमा ने लिखी मनाका, युद्ध भोता ने लिखी जैन चरिता या जैन प्रकाशा जिसे कहा जाता है, भट्टवत्रा ने लिखी जैन विलासा। तो भैया जी भट्टवत्रा ने जैन विलासा लिखी, योध भट्ट ने जैन चरित या जैन प्रकाशा लिखी, और उत्त सोम ने मनका नामक संगीत ग्रंथ जो है वो लिखा। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कश्मीरी लिटरेचर जो है वो माने जाते थे। देयर वर इंपॉर्टेंट कश्मीरी पोइट्स इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन। दोस्तों हमने हिस्ट्री में पढ़ा है सुल्तान जैनुल अब्दीन के बारे में, जब जम्मू कश्मीर का इतिहास हम पढ़ रहे थे सुल्तान जैनुल अब्दीन का रेफरेंस जो है उसमें आया था। सुल्तान जैनुल अब्दीन जो है वो एक उनके कोर्ट में, उनके दरबार में बहुत सारे कश्मीरी पोइट्स जो है वो मौजूद थे। ड्यूरिंग दी अर्ली सुल्तान पीरियड इन कश्मीर द कश्मीरी लैंग्वेज गॉट हाई स्टेटस इन लिटरेचर। भैया जी प्रारंभिक सुल्तान काल में कश्मीरी भाषा और कश्मीरी साहित्य को जो है वो बहुत ही उच्च दर्जा जो है वो प्रदान। ठीक है जी दोस्तों, कश्मीर की एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री जिनका नाम था हाबा खातून। हमने हिस्ट्री के अंदर दोस्तों ये नाम पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा, हिस्ट्री के अंदर हमने ये नाम पढ़ा था हाबा खातून। एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री जो है ये मानी गई है। तो हाबा खातून कश्मीर प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री थी। उनके अलावा रूपा भवानी एंड अरिनमल, अरिनिमल और रूपा भवानी जो है वो भी कश्मीर की प्रसिद्ध कवित्रियों में जो है वो सम्मिलित। द हिंदू पोएट साहिब कोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय एक हिंदू कवि साहिब कोल जो है जिन्होंने कृष्ण अवतारा या जन्म चरिता और प्रकाश रमा जो है साहिब कोल ने लिखी कृष्ण अवतारा और जन्म चरिता, और प्रकाश रमा ने लिखी थी रामवत्र चरिता, एपिक ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान कृष्ण के ऊपर महाकाव्य रामवत्र चरिता लिखी थी। किसने? प्रकाश रामा ने। साहिब कोल ने लिखी थी कृष्ण अवतारा और जन्म चरिता। इसके अलावा रामवत्र चरिता के अलावा प्रकाश शर्मा ने लिखी थी लव कुश चरिता। दोस्तों लव कुश कौन? लव कुश भगवान श्री राम के सुपुत्र। तो भगवान राम पर रामचरिता जो है वो लिखी गई थी, और इन्हीं के द्वारा लव कुश चरिता भगवान राम के सुपुत्रों के ऊपर जो है वो लिखी गई थी। साहिब कोल और परकस रामा ये दो हिंदू कवि जो है वो कश्मीर के अंदर प्रचलित। During mid 19th century, translation of Persian language works into Kashmiri language were done by poets like Mahmud Gami and Walillah Bhutto. दोस्तों 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? महमूद गामी और वलिल्ला मुत्तू जैसे कवियों द्वारा बहुत सारी फारसी साहित्यकारों का पर्शियन लैंग्वेजेस का या पर्शियन लिटरेरी वर्क्स को जो है वो ट्रांसलेट करके उनको कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। उनका अनुवाद जो है वो कश्मीरी के अंदर किया गया था। तो फारसी साहित्यकारों को दो कवि जिनका नाम था महमूद गामी और वलिल्ला मुत्तू, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज के टेक्स्ट को जो है वो कश्मीरी भाषा के अंदर उसका अनुवाद जो है वो किया। दिस वॉज द टाइम वेन मसनावीज कपलेट्स एक्सप्रेसिंग वंस इमोशंस। मसनवी किसी की भावनाओं को व्यक्त करने वाले दोहे, किसी की भावनाओं को व्यक्त करने वाली पंक्तियां जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज थी। गजल्स और मसनवीज, दोस्तों गजल तो हम आज भी सुनते हैं, बहुत सारी प्रसिद्ध गजलें हैं, बहुत सारे प्रसिद्ध गजल गायक हैं। गजलें और मसनवी, मसनवी क्या था? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ छोटी छोटी पंक्तियों के दोहे जो हैं वो बहुत प्रचलित थे। In this period, many legendary love tales also came in Kashmiri language, like लैला मजनू, शिरीन, फरहाद, सोरब, रुस्तम। तो दोस्तों इस समय में कश्मीर के अंदर बहुत सारी पौराणिक प्रेम कथाएं जो हैं वो भी लिखी गई थी, जैसे कि लैला मजनू, शिरीन, फरहाद, सोहराब, रुस्तम, ये सब लेजेंडरी लव टेल्स थी जो कश्मीरी के अंदर लिखी गई थी। उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड कश्मीरी लिटरेचर आफ्टर 1800 एडी। 1800 ईस्वी के बाद, 1800 ईस्वी की अवधि के बाद उर्दू और अंग्रेजी भाषा का भी प्रभाव जो है वो कश्मीरी साहित्य के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो दिखना शुरू हो गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें जो हैं ये एंशियंट टाइम्स की थी। रीसेंट टाइम्स में क्या डेवलपमेंट्स हुई वो देखनी बाकी थी। तो भैया मॉडर्न लिटरेचर कैसा है जम्मू कश्मीर का, आधुनिक साहित्य जो है वो कैसा है?
ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी मिस्टिकल सेकुलर पोइट्री, गजल्स, मसनवीज एंड गीत्स वर रिटन। 20वीं सदी की शुरुआत में रहस्यमयी धर्मनिरपेक्ष कविता, ठीक है जी, सेकुलर पोइट्री, जहां पे किसी भी धर्म को जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता था, सभी धर्मों को समान रख करके सेकुलर धर्म निरपेक्ष तरीके से कविताएं लिखी जाती थी, गजल, उसके अलावा मसनवी, मसनवी मैंने आपको बताया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले दोहे, और गीत आदि जो है वो लिखे गए। मैनी नरेटिव पोइम्स वर रिटन बाय परमानंद लाइक राधा स्वयंवरा, राधा स्वयंवरा ये लिखी गई थी परमानंदा द्वारा, सुदामा चरिता और शिवालंगन। तो दोस्तों राधा स्वयंवरा, सुदामा चित्र और शिवालंगवन जो है वो लिखी गई थी किनके द्वारा? परमानंदा के द्वारा। तो ये मॉडर्न लिटरेचर जो है वो कश्मीर का माना गया। इसके अलावा अब्दुल वहाब परे, अब्दुल वहाब परे ही ट्रांसलेटेड फिरदौस शाहनामा एंड अकबरनामा इनटू कश्मीरी लैंग्वेज। दोस्तों फिरदौस द्वारा लिखा गया शाहनामा और अकबरनामा को कश्मीरी अनुवाद उसका किया गया था अब्दुल वहाब परे द्वारा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हु ट्रांसलेटेड अकबरनामा इनटू कश्मीरी लैंग्वेज, किसने अकबरनामा को जो है उसका अनुवाद कश्मीरी में किया था? तो वो थे अब्दुल वहाब परे। अब्दुल वहाब परे एक मॉडर्न कश्मीरी पोइट जो है या कश्मीरी लिटरेरी पर्सनैलिटी जो है वो रहे हैं, जिन्होंने फिरदौस द्वारा लिखे गए अकबरनामा का अनुवाद जो है वो कश्मीरी भाषा में किया। Two European scholars, namely K.F. Burkhardt and George Abraham A. Garrison, promoted Kashmiri literature during this period। दोस्तों इस मॉडर्न टाइम में दो यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोपियन विद्वानों ने, जिनका नाम था K.F. बुरखार्ड और जॉर्ज एब्राहम ए ग्रियर्सन, इनके द्वारा कश्मीरी साहित्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। कैसे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन रोट कश्मीरी इज द ओनली वन ऑफ द डार्डेटिक लैंग्वेजेस दैट हैज लिटरेचर। कश्मीरी एकमात्र ऐसी दर्दी भाषा है जिसका अपना साहित्य है। तो कश्मीरी भाषा को काफी ज्यादा प्रमोट उन्होंने किया, काफी ज्यादा इसका प्रचार जो है वो इन दो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जो है वो किया। ठीक है जी। वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ कश्मीर वाज पीरजादा गुलाम मोहम्मद महजूर, राष्ट्रवादी कवि। दोस्तों राष्ट्रवादी कवि जो अपनी कविताओं में अपने देश का, अपने राष्ट्र का बखान करते। तो प्राचीन काल में शुरुआती दौर में अगर सबसे पहले कोई राष्ट्रवादी कवि जो है वो कश्मीर के अंदर माने जाते थे, वो थे पीरजादा गुलाम अहमद महजूर, who wrote several lyrical and patriotical poems with political themes। उन्होंने बहुत सारी देशभक्ति वाली कविताएं जो है वो लिखी, जिनका देश व्यक्ति की ओर जो है वो एक झुकाव जो है उनकी कविताओं में जो है वो देखने को मिला। ठीक है जी। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ कश्मीर लिटरेचर वाज नंदलाल कौल। दोस्तों नंदलाल कौल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इन्होंने ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि नाटककार, ये नाटक जो है वो लिखा करते थे। ही रोट वेरी फेमस ड्रामाज लाइक रमुन राज, सतक्त कवथ, दयालाल, प्रहलाद भगत। भगवत गीता वाज रेंडेड इनटू कश्मीरी बाय पंडित नारायण कार। तो दोस्तों नंदलाल कौल ये एक नाटककार थे, ये नाटक लिखा करते थे। इन्होंने रामुन राज लिखा, शतक कहावत लिखा, दयालाल एंड प्रहलाद भगत लिखा। इसके अलावा एक और कवि थे जिनका नाम था नारायण खार। दोस्तों ये सारे के सारे कश्मीरी टेक्स्ट हैं, कश्मीरी लिटरेचर है। तो भागवत गीता को जो है उसको कश्मीरी भाषा में उसका अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेशन किया गया था बाय अ कश्मीरी पंडित जिनका नाम था नारायण खार। तो नंदलाल कौल जो है वो एक ड्रामेटिस्ट थे, वो एक नाटककार थे, नाटक लिखते थे। उसी के अलावा नारायण खार एक कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद जो है वो कश्मीरी भाषा में किया। ठीक है। इसके अलावा द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑल्सो गेव मैनी रिनाउंड वर्क्स इन कश्मीरी लिटरेचर। तो कश्मीरी साहित्य में आजादी के बाद कई प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो बनी। फॉर एग्जाम्पल मैनी पोएम्स वर रिटन इन कश्मीरी बाय दीनानाथ नदीम लाइक इरादा, बा ग्यावना अज एंड जिंदगी शयमजी। कश्मीरी के ये शब्द है यिरदा, बा ग्यावना अज, जिंदाबाद श्याम जी। ये सारे के सारे पोएम्स जो है वो आजादी के बाद कश्मीरी के अंदर लिखे गए। He also won साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1986 फॉर हिज वर्क सेहलाल कुल। दोस्तों दीनानाथ नदीम जी को 1986 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला उनकी संरचना सिहाल कुल के लिए। उसके अलावा रहमान राही ऑल्सो वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क नौरोजे सभा। तो नौरोजे सभा के लिए रहमान राही को 1961 में जो है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। और उनसे पहले दीनानाथ नदीम को दीनानाथ नदीम को 1986 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो मिला था।
अख्तर मोयुद्दीन रोट सात संगर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो भैया जी लघु कथाओं का संग्रह सात संगर जो है वो अख्तर मोयुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसके लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। मोयुद्दीन के कुछ और कार्य थे जिसमें शामिल था दोद दाग, जुवता जोलाना एंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड स्वंजल। तो भैया जी अख्तर मोयुद्दीन द्वारा काफी ज्यादा लिटरेरी वर्क्स साहित्य कृतियां जो है वो लिखी गई थी, जिसमें शामिल था सात संगर जो कि एक लघु कथाओं का समूह था। उसके अलावा उन्होंने दोद दाग जो है वो लिखी, जूव ता जोलाना उन्होंने लिखी और स्वंजल उनके द्वारा लिखी गई एक कविता जो है वो थी। Thus, Kashmiri literature has flourished by the efforts of many poets and writers right from historic times to present times। भैया हमने देखा किस तरीके से 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से शुरू होकर के आजादी के बाद और मॉडर्न टाइम्स तक 20वीं शताब्दी तक किस तरीके से कविताएं, साहित्य और कृतियां जो है वो कश्मीरी भाषा के अंदर लिखी जा रही थी। बहुत रिनाउंड कवि जो कश्मीर के अंदर हुए उन सब के वर्णन जो है वो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ में करा। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। दोस्तों आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की कला और शिल्प जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है जम्मू कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट। तो क्या क्या कुख्यात चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड क्राफ्ट की हैं, या क्या क्या यहाँ की फेमस चीजें हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर लेंगे। द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज वेरी फेमस इन इंडिया एंड आउटसाइड द कंट्री। भैया बड़ी जाहिर सी बात है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में जम्मू कश्मीर की शिल्प कला जो है वो बेहद प्रसिद्ध है। द स्टेट्स आर्ट एंड क्राफ्ट हैज पावरफुल इम्प्रिंट ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। राज्य की कला और शिल्प में पुरानी परंपराओं का शक्तिशाली छाप जो है वो देखने को मिलती है। द क्राफ्ट ऑफ स्टेट इज रिच बाय वुड वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। यहाँ की लकड़ी पे किया गया काम और कढ़ाई का काम जो है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध माना जाता है। इसके अलावा पेपर मशी जिसे हम कहते हैं, पेपर मशी क्राफ्ट ऑफ स्टेट इज वर्थ नोटिंग ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में ध्यान देने लायक या ध्यान देने योग्य यहाँ की पेपर मशी जो है वो होती है। तो भैया क्या है यहाँ की लकड़ी का काम, क्या है यहाँ की कढ़ाई का काम, क्या है पेपर मशी, ये सारी की सारी चीजें जो है हम आर्ट और क्राफ्ट में जम्मू कश्मीर के जो है वो डिस्कस करेंगे। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक एंड स्प्लेंडेड वर्क ऑफ क्राफ्ट। दुनिया भर में भैया अपने अनूठे और शानदार काम के लिए जम्मू कश्मीर जो है वो जाना जाता है। यहाँ पर ट्रेवल थ्रू इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट्स गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। भैया ये कहता है कि राज्य के किसी दूर दराज के इलाके में भी अगर हम यात्रा करने चले जाएं, वहां पर भी हमको शानदार कला और शिल्प को देखने का मौका जो है वो मिलेगा। यानी कि कोई भी कोना, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे दूर दराज का ही इलाका क्यों ना हो, शिल्प कला जो है वो जम्मू कश्मीर की हर जगह पर हमको देखने को मिलती है। The most mesmerizing experience is the embroidery work done on the shawls and clothes by Kashmiri people। दोस्तों कश्मीर की शॉल, कश्मीर का पश्मीना और कश्मीर की शॉल की कढ़ाई जो है वो बहुत ही देखने लायक है। जब भी आप जानते हैं कश्मीर जो है वो एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो टूरिस्ट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहता है कश्मीर के कपड़े, कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट और कश्मीर के शॉल्स। यहाँ पर वी ऑल्सो फाइंड द वर्क ऑफ मैजिक इन पेंटिंग्स, पेपर मशी, मेटल एंड स्टोन वर्क, ज्वेलरी, वुड वर्क एक्सेट्रा। दोस्तों हम आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जो जो चीजें डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर में, उसमें शामिल होगा हैंडीक्राफ्ट, उनके अंदर शामिल होगी एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल, पेपर मशी, ज्वेलरी, वुड वर्क, मेटल, सब चीजें जो कि क्राफ्ट का काम जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है, वो सारी की सारी हम चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। दोस्तों ये लेक्चर जो है ये बात करेगा आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कला है, क्या कला है जम्मू कश्मीर की। द आर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। भैया जी सांस्कृतिक विरासत जम्मू कश्मीर की बहुत लंबी है और बहुत बड़ी है। द वर्ल्ड फेमस बसोली कलम पेंटिंग्स विच आर केप्ट इन फेमस म्यूजियम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर फाउंड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आई होप दोस्तों आपने सुना होगा बसोली पेंटिंग्स के बारे में। विश्व भर में प्रसिद्ध है ये बसोली पेंटिंग्स, जिनको विश्व भर के म्यूजियम्स में संग्रहालयों में जो है वो रखा जाता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेमस पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये एक उदाहरण है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध चित्रकला शैली का। अलग अलग पेंटिंग स्टाइल्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। वो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर की चित्रकारी की शैलियां कौन कौन सी हैं, वो देखते हैं थोड़ा सा। Painting style of Jammu Kashmir comes under Pahadi painting style, which originated in 17th to 19th century from जम्मू टू गढ़वाल इन हिमालयन स्टेट्स ऑफ इंडिया। भैया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो जम्मू से गढ़वाल का जो हिमालयन स्टेट्स का रीजन है वहां पर पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ था, यानी कि पहाड़ी पेंटिंग्स वहां पे की जाती थी।
इट इज अ मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये लघु शैली है, छोटी छोटी पेंटिंग्स के अंदर बारीक डिटेलिंग की जाती है, उसको जो है वो मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। भैया जी, मुगल शैली में, जिस तरीके से मुगल शैली के दौरान, मुगल शासनकाल के दौरान पेंटिंग्स, चित्रकला की जाती थी, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे इसके अंदर राजपूत साम्राज्य का कॉन्फ्लुएंस जो है वो दिखना शुरू हो गया। तो मुगल पेंटिंग स्टाइल में जब इन्फ्लुएंस ऑफ राजपूत पेंटिंग जो है वो दिखने लगा, तो वो बना पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, या जिसे हम जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग के नाम से जो है वो। जम्मू कश्मीर के अंदर इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो पेंटिंग के जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये कौन कौन से पेंटिंग के स्कूल्स हैं वो हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि जानकारी होनी चाहिए भैया कौन कौन से पेंटिंग स्टाइल्स जो है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सबसे पहले आया बसोली स्कूल। तो बसोली पेंटिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है, आई होप आप सभी ने नाम जो है वो सुना होगा। तो बसोली पेंटिंग की शुरुआत कहां से होती है भैया? बसोली पेंटिंग्स बिलोंग टू कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बसोली पेंटिंग्स जो है उसकी शुरुआत हुई। ड्यूरिंग लेट 17th एंड 18th सेंचुरी बसोली emerged as a great center of painting which is known as बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। 17वीं और 18वीं शताब्दी आते आते ये बसोली पेंटिंग्स इतनी प्रसिद्ध हो गई कि भैया ये एक ग्रेट स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में जो है वो उभरा। इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। तो पहाड़ी चित्रकला में इसको प्रथम पाठशाला या फर्स्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग या फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बसोली पेंटिंग्स को माना जाता है। यहां पर इस बसोली पेंटिंग का थीम क्या है? द थीम ऑफ दिस पेंटिंग स्टाइल्स आर रिलीजियस। धार्मिक तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, जैसे गीत गोविंदा, रामायण के ऊपर जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक ऐतिहासिक पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष पेंटिंग्स, कंटेम्प्रेरी और लिटरेरी। भैया अलग अलग टाइप की रिलीजियस पेंटिंग्स भी थी, ऐतिहासिक पेंटिंग्स भी थी, धर्मनिरपेक्ष चित्रकला थी, समकालीन कंटेम्प्रेरी थी, और साहित्यिक पेंटिंग्स जो है वो भी यहाँ पर बसोली पेंटिंग्स में जो है वो लिखी गई। The painting style includes stringingly blazing colors, bold lines, geometrical patterns, use of shiny beetle wings for jewelry, rich symbols and peculiar features। इस चित्रकला के अंदर आश्चर्यजनक रूप से चमकीले रंगों का, मोटी मोटी रेखाओं का, ज्योतिमय पैटर्न्स का, आभूषणों का, चमत्कार बीटल पंखों का, समृद्ध प्रतीकों का और विशिष्ट विशेषताओं को जो है वो शामिल किया जाता है। भैया बोल्ड लाइंस होगी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, ब्लेजिंग कलर्स है, ये सारे के सारे यूनिक बनाते हैं बसोली पेंटिंग्स। An important example of this painting is the depiction of Ras Manjari or the Bouquet of Delight. Ras Manjari in 1664 AD, a long love poem written in 15th century by Bhanu Bata of Tirhut, Bihar। तो बिहार के कुख्यात कवि भानुदत्त द्वारा जो है, भानुदत्त द्वारा ये एक तिरहुत बिहार के जो भानुदत्त हैं उनके द्वारा एक कविता जो है, प्रेम कविता जो है वो लिखी गई थी, जिसका नाम था रस मंजरी या बुके ऑफ डिलाइट। उसके अंदर इन पेंटिंग्स का बखान शानदार तरीके से किया गया है। इट वॉज पेंटेड बाय देवीदास अंडर द पेट्रोनेज ऑफ राजा कृपाल पाल। तो राजा कृपाल पाल के संरक्षण में एक पेंटर देवीदास द्वारा इस बसोली पेंटिंग को जो है वो किया गया था, कुछ इस तरीके की। दोस्तों देखिए, रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस में आप देख सकते हैं अलग अलग डिपिक्शंस, ये बोल्ड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, अदरवाइज यहाँ पे काफी कलर्ड पैटर्न्स इसके अंदर यूज किए जाते थे। ज्वेलरी के लिए बहुत सारे मेटल पीसेस जो है वो यूज किए जाते थे, ताकि डिजाइन जो है बसोली पेंटिंग्स का वो उभर करके बाहर आता था। तो ये एक एग्जाम्पल जो है वो बसोली पेंटिंग का। तो दोस्तों बसोली पेंटिंग हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर और इन इंडिया बट दे आर वर्ल्ड फेमस। विश्व भर में ये बसोली की जो पेंटिंग्स हैं वो कुख्यात हैं, प्रसिद्ध है। ठीक है जी। बसोली पेंटिंग के बाद इससे ही मिलता जुलता है मनकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। These paintings have similarities with बसोली स्टाइल। एग्जाम्पल बोल्ड सब्जेक्ट्स एंड विविड कलर्स। तो उज्जवल रंगों के साथ में बोल्ड डिजाइन जो है इसमें यूज किए जाते हैं। 17th सेंचुरी में करीब करीब बसोली पेंटिंग्स के आसपास ही ये मनकोट स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ। लेटर यूज ऑफ सबड्यूड कलर्स एंड नेचुरलिज्म बिकेम सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग। धीरे धीरे बोल्ड कलर से मंदे, जिसको हम कहते हैं थोड़े थोड़े लाइट कलर्स का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू किया, और प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म इसके अंदर, नेचर के बारे में चीजें इसमें बताना शुरू हुई। तो मनकोटिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो इस तरीके से फेमस हो गया। बसोली पेंटिंग से मिलता जुलता था मनकोटिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग, करीब करीब उसी समय में शुरू हुआ था जब बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो फेमस हुआ। बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बाद आता है गुलेर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। भैया ये गुलेर जसरोटा कहाँ है?
अगेन दोस्तों, जसरोटा पैलेस लाइज इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। पेंटिंग्स के लिए जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला प्रसिद्ध है। बसोली पेंटिंग्स जो है वो कठुआ जिला में आती है। ये गुलेर जसरोटा जो है ये पेंटिंग्स कठुआ जिले की है। जम्मू और जसरोटा पेंटिंग स्टाइल एमर्ज्ड इन 18th एंड 19th सेंचुरी विच हैव सिमिलैरिटी विद कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। दोस्तों कठुआ जिले का काफी ज्यादा बॉर्डर जो है वो पहाड़ी इलाकों से होता हुआ कांगड़ा हिमाचल के साथ में मिलता है, जिस वजह से कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पर जसरोटा पेंटिंग के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। शांगरी रामायण पेंटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड इन जम्मू ड्यूरिंग लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। तो शांगरी रामायण पेंटिंग श्रृंखला जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जम्मू के अंदर इनको बनाया जो है वो गया था। नैन सुख was the famous artist of this style of painting who was patronized by राधा बलवंत of जसरोटा। तो जसरोटा साम्राज्य, जसरोटा एक छोटा सा इलाका है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में, वहां पर राजा बलवंत हुआ करते थे। राजा बलवंत जसरोटा के राजा थे। उनके शासनकाल में नैन सुख जो है वो एक फेमस पेंटर जो है वो माने गए हैं। ही डिपिक्टेड द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ राजा बलवंत सिंह इन हिज पेंटिंग्स एंड आल्सो यूज पर्शियन टेक्निक नोन एज नीम कलम। भैया जी, ये जो नैन सुख थे वो अपने पेंटिंग्स में महाराज या जो जसरोटा के राजा थे बलवंत सिंह, उनकी दिनचर्या को जो है वो चित्रित रूप में जो है वो दिखाते थे। उनकी दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां थी उनको पेंटिंग में दिखाते थे। और उन्होंने एक पर्शियन टेक्निक, एक फारसी तकनीक जिसका नाम था नीम कलम का इस्तेमाल जो है वो पेंटिंग्स बनाने में किया था। कुछ इस तरीके की, देखिए दोस्तों दिख रहा है आपको, महाराज जो है वो बैठे हुए हैं, हाथ में शायद इन्होंने कुछ हुक्के जैसा जो है वो पकड़ा हुआ है, और पास में लोग आकर के बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ भजन कीर्तन जैसा कुछ हो रहा है। तो जसरोटा के जो राजा थे, राजा बलवंत सिंह, उनके दिनचर्या कैसे गुजरती थी, क्या पूरा दिन राजा जो है वो करते थे, ये डिपिक्शन जो है वो इस जसरोटा पेंटिंग, गुलेर जसरोटा पेंटिंग में नैन सुख द्वारा जो है वो दिखाई। दोस्तों बसोली पेंटिंग है, मनकोट पेंटिंग्स हैं, गुलेर पेंटिंग्स हैं जो जसरोटा की है। ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्कूल्स हैं। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में आता है गुलेर पेंटिंग्स, मनकोट पेंटिंग्स और हमारी बसोली पेंटिंग्स। दोस्तों इस तरीके की देखने में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जसरोटा पेंटिंग, गुलेर जसरोटा है, ठीक है जी। उसके अलावा बसोली पेंटिंग थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज हमको दिखेंगे, लेकिन फिर भी वास्ट डिफरेंसेस जो है वो नोटिसेबल है। तो आई होप दोस्तों हमको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कौन सी पेंटिंग कहां पर जो है वो शुरू हुई थी, क्या उसका रेफरेंस था। ये जो है इंपॉर्टेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स है। कारपेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तो जम्मू कश्मीर के कालीन जो है वो विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है जम्मू कश्मीर के कारपेट्स या जम्मू कश्मीर के कालीन। तो भैया जी, कश्मीर में जब रूलर सुल्तान जैनुल अब्दीन थे तो उन्होंने कारपेट इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शुरू करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुल्तान जैनुल अब्दीन इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ कारपेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कालीनों का निर्माण जो है वो होता है। ये विभिन्न प्रकार के कालीन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले आते हैं इसमें खाबदान पाइल कारपेट्स। खाबदान पाइल कारपेट्स क्या होते हैं दोस्तों? नाम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम तिब्बत। तो खाबदान पाइल कारपेट जो है ये तिब्बत से इनकी शुरुआत जो है वो हुई थी। दिस कारपेट्स आर वुवन इन लद्दाखी डिजाइन विच आर मेनली यूज्ड इन लिविंग रूम्स एंड मोनेस्ट्रीज फॉर प्रेयर्स। क्योंकि दोस्तों तिब्बत से संबंधित है, तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म का आप जानते हैं बहुत ज्यादा महत्व है। तो तिब्बत से शुरुआत हुई इन कारपेट्स की, जिनके डिजाइन्स में मठों के अंदर प्रार्थना करने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। दीज कारपेट्स आर वुवन बाय मेथड ऑफ लूमिंग वुलन यार्न around an iron rod which is 48 knots per square inch and are made on large perpendicular room। भैया जी, बहुत ही जिसको हम कहते हैं बारीकी से इसको बुना जाता है। 48 नॉट प्रति वर्ग इंच की एक लंबी स्क्वेयर शेप्ड लोहे की रॉड के ऊपर इसकी बुनाई जो है वो की जाती है। द क्राफ्टमैन कट द लूप्स विद नाइफ एंड रिमूव द रॉड टू गेट अ पाइल सरफेस। तो क्राफ्टमैन क्या करते हैं, जैसे ये बुनना शुरू होता है इसके अंदर से वो लोहे की रॉड जो है वो निकाल लेते हैं और जो धागों की लूप्स बनी होती हैं उनको काटना शुरू करते हैं। दिस इज वेरी फेमस इन लद्दाख रीजन विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड मंगोलियन डिजाइन। तो चीनी और मंगोलियन डिजाइन से प्रभावित ये कारपेट्स जो है वो लद्दाख क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके का डिजाइन होता है इन कारपेट्स का, जिनका नाम क्या है? खाबदान पाइल कारपेट्स। खाबदान पाइल कारपेट्स जो है लद्दाख रीजन में बहुत फेमस है, तिब्बत से इनका ओरिजिन आता है। और ये खाबदान पाइल कारपेट्स जो है वो बौद्ध मठों में, मोनेस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल जो है वो किए जाते हैं। दोस्तों खाबदान पाइल कारपेट एक टाइप के कारपेट्स है। फिर आते हैं नॉटेड कारपेट्स। नॉटेड कारपेट्स यानी कि जिनके अंदर नॉट्स जो है वो बंधी होती है।
दीज आर मेनली मेड बाय हैंड। भैया जी इंपॉर्टेंट चीज है, हाथ से बुने जाते हैं। भैया अगर हाथ से बुने जाते हैं तो जाहिर सी बात है काफी कॉस्टली होगा, क्योंकि भैया हाथ से जब कोई भी चीज बनाई जाएगी, बुनी जाएगी, तो उसमें ज्यादा एफर्ट, ज्यादा समय लगेगा, जिस वजह से उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं भैया, ज्यादा खर्च जो है वो करना होगा। दीज आर लोकली नोन एज कल बाफी और कश्मीरी रग। इसे कश्मीर का गालीचा जो है वो कहा जाता है और काल बफी के नाम से इसे जाना जाता है। दीज रग्स ओब्लिक कारपेट्स आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड ऑफ हैंड नॉटेड रग्स। हाथों से बनाए हुए कालीनों के पूरे के पूरे मार्केट में इसको यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ हैंड नॉटेड कारपेट्स का नाम दिया गया है। तो जितने भी हाथ से बुने हुए कालीन हैं, उन सभी में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो इस नॉटेड कश्मीर के बुने हुए कारपेट को जो है वो माना जाता है। दीज रग्स आर मेनली मेड इन प्योर वूल सिल्क एंड वेरी रेयरली इन वूल एंड सिल्क बीड्स। पूर्ण रूप से रेशम और ऊन के साथ बना होता है और इसके अंदर मोतियों का भी कभी कभार इस्तेमाल जो है वो हो जाता है। तो ये कश्मीर के जो सबसे प्रसिद्ध नॉटेड कारपेट्स हैं कुछ इस प्रकार के दिखते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बारीकी से डिजाइन किए जाते हैं ये नॉटेड कारपेट। छोटी छोटी नॉट्स बांध करके हाथ से इसको जो है वो तैयार किया जाता है। और जितने भी कारपेट्स की वेराइटीज जो हाथ से बुनी जाती है, हाथ से तैयार की जाती है, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो इन कारपेट्स को जो है वो माना जाता है। ठीक है जी। दोस्तों इसके बाद आते हैं गाबा रग्स। गाबा रग्स क्या होते हैं, गाबा कारपेट्स क्या है? गाबा इज मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स विच आर वॉश्ड, मिल्ड एंड डाइड इन वेरियस कलर्स। पुराने ऊनी कंबलों को, दोस्तों आप जानते हैं पुराने ऊनी कंबल ज्यादा समय तक थोड़ी चल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार कंबल हमने ले लिया तो सालों साल उस कंबल को हम चलाते रहेंगे। भैया जब उस कंबल जो है वो पुराना हो जाता है, उस कंबल को रिसाइकल करने के लिए उसको रिसाइकल किया जाता है, उसको धोया जाता है और उसको दोबारा से डाई किया जाता है, जिससे ये गाबा कारपेट्स जो है वो बनते हैं। आफ्टर कलरिंग दीज ब्लैंकेट्स आर स्टिच्ड टुगेदर एंड बैग्ड विद द वेस्ट कॉटन क्लोथ। इन सभी कंबलों को एक साथ कलर किया जाता है, बाद में इनको एक साथ सिल दिया जाता है, जिसके बैक साइड पर सूती कपड़े से इसको बांध दिया जाता है। द क्राफ्टमैन एम्ब्रॉयडर दीज बाय क्रेवल वर्क। क्रेवल की कढ़ाई मैंने आपको पहले बताया था, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्रेवल वर्क की बात करी थी। तो क्रेवल की कढ़ाई जो है वो इसके ऊपर कारीगर जो है वो कर देते हैं। चेन स्टिच्ड rugs are also formed by woolens on which dissimilar cuts are done covered with chain stitch। तो दोस्तों क्रेवल और चेन स्टिच एक प्रकार की कढ़ाई है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। ये जो रग्स हैं ये ज्यादातर वूलन या सिल्क यान से बनते हैं और बहुत कम इसमें कॉटन का, सूती धागे का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर ऊन से या रेशम से ये बनाए जाते हैं। कश्मीरी फ्लोरल पैटर्न्स आर यूज्ड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। कश्मीर की कढ़ाई का काम इसके अंदर जो है वो किया जाता है। कश्मीरी फ्लोरल पैटर्न्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी। दोस्तों ये देखिए किस तरीके से पुराने ब्लैंकेट्स को जो है वो रिसाइकल करते हुए ये बनाए जाते हैं। पुराने ब्लैंकेट्स को रिसाइकल किया जाता है, उनको नया रंग जो है वो दिया जाता है और इस तरीके के कालीन, कारपेट्स जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं दोस्तों नामदा फेल्टेड रग्स। अब ये नामदा फेल्टेड रग्स क्या है? दीज आर द फ्लोर कवरिंग्स विच आर वेरी फेमस इन कश्मीर वैली। तो कश्मीर घाटी के अंदर ये रग्स बहुत ज्यादा फेमस है। ये फर्श को कवर करने के लिए बनाई जाती है। ज्यादातर वूलन और कॉटन फाइबर का इस्तेमाल होता है। ये कम एक्सपेंसिव होते हैं और स्मॉलर होते हैं बाकी कारपेट से। दूसरे कालीनों की तुलना में थोड़े से सस्ते होते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं। ठीक है। एम्पोरियम्स इन श्रीनगर हैव लार्ज वैरायटी ऑफ नामदस। तो श्रीनगर में बहुत सारे एम्पोरियम्स, बड़ी बड़ी शॉप्स है जहां पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में नामदस जो है वो मिलता है। दोस्तों देखने में कुछ इस प्रकार का, साइज में छोटा, कढ़ाई इसके ऊपर की जाती है, वुलन या सिल्क के ऊपर ये कढ़ाई जो है वो की जाती है। साइज में कंपैरेटिवली दूसरे रग्स से थोड़ा सा छोटा होता है ये नामदस रग। ठीक है जी। फिर आते हैं सुगदुल रग्स। दोस्तों सुगदुल रग्स कहाँ है? दीज रग्स आर मेड अप ऑफ फाइन वूवन स्ट्रिप्स दैट आर स्टिच्ड टुगेदर। छोटी छोटी बारीक पट्टियों को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। सुगदुल इज यूज्ड एज अ ब्लैंकेट एंड मेड अप ऑफ 6 स्ट्रिप्स। इसको कंबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो इसको सुगदुल, जिसको कंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 6 पट्टियां लगाई जाती हैं, यानी कि एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, पांचवी और छठी। तो इस तरीके से अलग अलग पट्टियों से जब कारपेट बुना जाता है, रग बनाया जाता है, वो सुगदुल कहलाता है। इस सुगदुल को ब्लैंकेट के रूप में भी यूज किया जाता है। वेयर एज इसी की वैरायटी है सुगगदान। सुगगदान जो है ये क्या है? ये जो है इसको, इट इज यूज टू स्प्रेड शीट अलोंग द वॉल्स ऑफ रूम्स एंड किचन्स इन लद्दाखी।
तो सुगदुल जो है वो कंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी की दूसरी वेराइटी सुगदन जो है उसको दीवारों पे लटकाया जाता है, और लद्दाखी घरों की रूम्स में और किचन में इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज फ्लोर कवरिंग्स इन टाइम्स ऑफ फेस्टिवल। जब त्योहार आता है उस समय इस सुगदन को जो है वो फर्श को ढकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रिप्स, शीप वूल, याक वूल एंड गोट हेयर। दोस्तों 3 अलग अलग चीजों से जो है वो ये बनता है। शीप वूल भेड़ की ऊन, याक की ऊन और बकरी के बालों से, बकरी के हेयर से जो है इसको बनाया जाता है। तो शीप, याक और गोट तीनों का इस्तेमाल इसको बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये सिंगल सिंगल स्ट्रिप को जोड़ करके बनाया गया है। इनको लद्दाख के अंदर, लद्दाख क्षेत्र में घरों के अंदर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है जी। दोस्तों इसके बाद आते हैं पेपर मशी। ये कारपेट नहीं है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है कश्मीर का। पेपर मशी के बारे में आपने सुना होगा। दोस्तों जीआई टैग जो है वो भी इस पेपर मशी को कश्मीर की मिल चुका है। क्या है ये कश्मीर की पेपर मशी? इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्राफ्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो कश्मीर घाटी की ये सबसे प्रसिद्ध शिल्पों में से एक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर वैली बाय सुल्तान जैनुल अब्दीन। सुल्तान जैनुल अब्दीन द्वारा इसे जो है वो कश्मीर के अंदर लाया गया था। ही इनवाइटेड अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इस पेपर मशी को करने के लिए उन्होंने मध्य एशिया से बहुत कुशल कारीगरों को बुलाया और उनको यहां पर ये काम करने को कहा। इट इज अ क्राफ्ट ऑफ पेपर पल्प एंड एडिसिव सोल्यूशन। पेपर पल्प और चिपकाने वाले घोल को मिलाकर के बनाया जाता है, यानी कागज का एक पल्प जो है वो तैयार किया जाता है और उसके अंदर एडेसिव, चिपकाने वाला घोल मिलाया जाता है, जिससे फिर शेप्स बनाई जाती है। In the process to make a product of paper mache, first soaking paper is placed under water until it gets disintegrated. एक कागज के टुकड़े को तब तक पानी में डाल के रखा जाता है जब तक वो बिखर नहीं जाता, वो विघटित नहीं हो जाता। उसके बाद एक बार वो पेपर जो है वो बिखरना शुरू हो गया, उसके बाद इसके अंदर एडहेसिव सॉल्यूशन, चिपकने के वाला घोल जो है वो मिलाया जाता है। ठीक है जी। एडहेसिव सॉल्यूशन जो है वो इसमें मिक्स किया जाता है और बाद में दोस्तों पेपर पूरा का पूरा बिखर गया, वो ऐसा डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके अंदर एडहेसिव चिपकने वाला घोल मिलाया। अब उसको जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उसको आप बना सकते हैं। जब ये सूखेगा, जिस शेप में आपने इसको बनाया था उस शेप में ये पूरा का पूरा रह जाएगा और सूखने के बाद इस पे पेंट जो है वो किया जाता है। दोस्तों पेंट के लिए, इसके लिए प्राकृतिक रंग जो है वो इस्तेमाल होते हैं और इसको चमकदार रूप जो है वो दिया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं पेपर मशीन से, जैसे पिक्चर फ्रेम, फोटो फ्रेम बनता है पूरा का पूरा इस प्रोसेस से। कैंडल स्टिक्स, मोमबत्ती को होल्ड करने वाली स्टिक्स बनती हैं। राइटिंग सेट्स, हैंकरचीफ्स, रुमाल बनते हैं। वासेस, गमले बनते हैं। रिंग बनती हैं। बॉक्सेस, बाउल्स, एस्ट्रेज, बैंगल्स, अलग अलग चीजें जो है वो पेपर मशीन से बनती है। To make the product more durable and useful, the craftsman have introduced brass and metal lining in paper mache craft. दोस्तों अल्टीमेटली कागज है, हो सकता है ज्यादा समय तक ना चले, इसीलिए क्राफ्टमैन ने इसके अंदर पीतल और मेटल लाइनिंग, धातु का काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये जो है ये ज्यादा लंबे समय तक जो है वो चल सके। ठीक है जी। इस तरीके का आप ये हाथी देख रहे हैं दोस्तों, ये पेपर मशी से बना है। दिख लग नहीं रहा ना? तो कागज को पहले हाथी का आकार दिया। ठीक है जी। पहले कागज को पानी में डुबो के रखा, पानी में डुबो के जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया उसके अंदर एडहेसिव सॉल्यूशन, चिपकने वाला घोल डाला गया। उसके बाद इसको हाथी की शेप दे दी गई, फिर इसको सूखने को रख दिया गया। जब ये सूख गया इसके ऊपर रंगों से पेंटिंग जो है वो कर दी गई। अब ये पेपर मशी का हाथी जो है वो तैयार हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अलग अलग कलाकृतियां बनती हैं, गमले बनते हैं, बॉक्स बनते हैं, डिब्बे बनते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो पेपर मशी से बनाई जाती हैं कश्मीर के। इसके अलावा कश्मीर का मेटल और स्टोन वर्क, धातु और पत्थर का काम बहुत प्रसिद्ध है भैया। भैया मेटल और स्टोन वर्क ज्यादातर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह पे किया जाता है। लद्दाख कस्टमरी वेसल्स आर मेड आउट ऑफ आयरन एंड ब्रास आर वेरी फेमस। लद्दाख के पारंपरिक बर्तन जो हैं वो लोहे और पीतल से बने होते हैं और वो बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों फाते कादल एरिया ऑफ श्रीनगर इज वेरी फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। तो भैया जी तांबे के बर्तनों के लिए श्रीनगर का फाते कदल इलाका बहुत प्रसिद्ध है। इस यहां पर तांबे से कुकिंग पॉट्स बनते हैं, मिल्क कंटेनर्स बनते हैं, वाटर जग्स बनते हैं, ऑर्नामेंटेड ग्लासेस बनते हैं। तो भैया अलग अलग कलाकृतियां यहाँ पर, चाहे बर्तन हो, चाहे दूध का रखने वाला बर्तन हो, चाहे पानी का जग हो, या फिर अलंकृत ग्लास जो है वो यहाँ पर कॉपर के, तांबे के जो है वो बनाए जाते हैं। कॉपर जो है इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेटल इन द कश्मीर विच इज यूज्ड इन हाउस होल्ड्स लाइक
टी केटल ऑफ रशियन ओरिजिन, तो दोस्तों चाय को परोसने वाली एक केतली, जिसे समोवर कहते हैं, लोटा बर्तन होता है, एक ट्रे होती है, उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। सम ब्यूटीफुल सिल्वर आइटम्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, तो कश्मीर के अंदर कुछ खूबसूरत चांदी की वस्तुएं भी बनती हैं। द सिल्वर आर्टिकल्स इंक्लूड बाउल, टी सेट्स, फ्लावर वेसेस, सेंट, ऑर्नामेंटल पिक्चर्स आदि। तो भैया जी चांदी की वस्तुओं में चांदी के कटोरे होते हैं, चाय परोसने वाला सेट होता है, फूलों के फूलदान हो सकते हैं चांदी के, और अन्य सजावट का सामान जो है वो चांदी का, सिल्वर का जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। तो कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे के सारे जो है वो बहुत फेमस है मेटल्स कश्मीर के अंदर। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एनग्रेव्ड ऑन दीज आर्टिकल्स आर फ्लोरा एंड फोना, तो इन आर्टिकल्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर बेहतरीन डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरा एंड फोना, जानवरों की कलाकृति हो गई, फूलों की हो गई, चिनार के पत्ते हो गए, कमल का फूल हो गया, ये सारी की सारी चीजें, कलाकृतियां इन आर्टिकल्स, इन बर्तनों के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। ठीक है जी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये चांदी के हो सकते हैं, ये कॉपर के हो सकते हैं, किस तरीके से डिजाइन, ये चिनार का पत्ता दिख रहा है आपको, तो भैया जी चिनार का पत्ता यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। तो कॉपर और सिल्वर के बर्तनों के ऊपर इस तरीके की डिजाइनिंग जो है वो की जाती है। तो दोस्तों मेटल्स के अलावा लकड़ी का काम बहुत प्रसिद्ध है, वुड वर्क जो है वो कश्मीर का काफी फेमस है। लकड़ी के काम में दोस्तों वुड कार्विंग सबसे ज्यादा फेमस है, यानी कि लकड़ी के ऊपर बारीक नकाशी जो है वो की जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं। दोस्तों फर्नीचर बनता है, शानदार फर्नीचर श्रीनगर में वुड कार्विंग से जो है वो बनता है। श्रीनगर इज फेमस फॉर वुड कार्विंग, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ट्रेज, टेबल्स, बाउल्स एंड आइटम्स ऑफ यूज। तो भैया जी मेज बनती है, कटोरे बनते हैं, टेबल बनते हैं इस नकाशी से, तो लकड़ी के ऊपर नकाशी जो है वो की जाती है। इसके अलावा फर्नीचर बनता है दोस्तों, बेहद खूबसूरत बेड जो है जिसपे हम घर पे हम बेड रखते हैं या फिर और कोई लकड़ी की आइटम रखते हैं, उस पर शानदार तरीके से डिजाइनिंग जो है वो की जाती है इस लकड़ी के क्राफ्ट के ऊपर। दोस्तों इसके साथ विकर का कार्य होता है। इट इज वेरी फेमस इन इंडिया एज विकर इज अबंडेंटली फाउंड इन स्टेट। ठीक है जी। बिफोर मेकिंग एनी आइटम इट इज क्लीन्ड एंड कट इनटू स्ट्रिप्स ऑफ अबाउट 5 मिलीमीटर विड्थ। ठीक है जी। विकर क्राफ्ट जो है उसको 5 मिलीमीटर की विड्थ में छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा जाता है। इट इज टेक्निक विच यूजेस प्लांट स्टॉक्स, ब्रांचेस और शूट्स ऑफ एंड एनी काइंड ऑफ वीविंग मटेरियल, इससे काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये विकर का काम दोस्तों, विकर का काम हमको श्रीनगर में, हारवान में, हजरत बल में, इन जगहों पर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर, टोकरियां हैं, ठीक है जी, कांगड़ी है, देखी होगी आपने कांगड़ी, प्लास्टिक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके के काम को विकर क्राफ्ट कहते हैं। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विकर क्राफ्ट क्या है। दोस्तों ये कांगड़ियां देखिए, कश्मीर की कांगड़ी बहुत फेमस है दोस्तों। कांगड़ी क्योंकि कश्मीर के अंदर सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा रहता है, तो इस तरीके की बांस जैसी टोकरी बनाई जाती है, उसके अंदर मिट्टी का एक बर्तन रखा जाता है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जलते हुए कोयले डाल दिए जाते हैं और ऊपर से ये जो है, ये कांगड़ी जिसे हम कहते हैं, जो इस तरीके की बनी होती है, ये विकर वर्क से बनी होती है। तो इस कांगड़ी को लोग अपने फिरन के अंदर रख के घूमते रहते हैं, हीट जो है वो बरकरार रहती है। तो कांगड़ी जिससे बनती है वो विकर क्राफ्ट जो है वो आपके सामने है। उसके बाद आता है दोस्तों खात्म बंद। अगेन दोस्तों खात्म बंद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कश्मीर के क्राफ्ट का। खात्म बंद को जो है वो जीआई टैग भी जो है वो मिल चुका है। तो खात्म बंद क्या है? इट इज एन ओल्ड क्राफ्ट विच इज अ स्पेशलिटी ऑफ कश्मीर वुड वर्क। ये बहुत पुराना काम है जो कश्मीर की लकड़ी की कला का एक विशेषता रही है। देवदार की लकड़ी जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। देवदार की लकड़ी से जो है ये खात्म बंद का काम किया जाता है। दोस्तों खात्म बंद का काम सबसे ज्यादा हाउस बोट्स में और शिकाराज में होता है। आप जानते हैं, अगर आप श्रीनगर कभी गए हैं तो डल झील में हाउस बोट्स, बड़ी बड़ी नावें बनी हुई हैं जो कि लकड़ी से बनी है पूर्ण रूप से, उनके लिए, और शिकाराज बड़े बड़े नाव जो डल लेक के अंदर चलती हैं, उनको बनाने के लिए खात्म बंद का इस्तेमाल होता है। दोस्तों खात्म बंद में क्या आता है? बाउल्स बनते हैं, पैनल्स बनते हैं, कबर्ड्स बनती हैं, कैबिनेट्स बनती हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्राफ्ट कैन बी सीन इन द श्राइन ऑफ ख्वाजा नक्शबंद नियर जामा मस्जिद इन श्रीनगर। तो कश्मीर की श्रीनगर में जामा मस्जिद के पास में एक दरगाह है ख्वाजा नक्शबंद की, वहां पर इस खात्म बंद का शानदार उपयोग जो है वो किया गया। दोस्तों खात्म बंद को कश्मीर के अंदर फॉल्स सीलिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से लकड़ी के घर कश्मीर में बनते हैं, वहां पर इस तरीके की डिजाइनिंग जो है वो की जाती है, इसे खात्म बंद कहते हैं। दोस्तों बहुत सारी सरकारी आवास या सरकारी बिल्डिंग्स में खात्म बंद जो है वो कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा खात्म बंद जो है ये लकड़ी की कढ़ाई, लकड़ी का क्राफ्ट होता है जो सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत तरीके से दिखाई देता है डल झील की हाउस बोट्स के अंदर। ठीक है जी। उसके अलावा दोस्तों वॉलनट वुड क्राफ्ट है, अखरोट की लकड़ी पे शिल्प जो है वो किया जाता है। वो कैसा है?
वुडक्राफ्ट अखरोट की लकड़ी के ऊपर ये काम जो है वो शेख हमजा मखदूम एन इस्लामिक मिशनरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जैनुल अब्दीन, 15वीं शताब्दी में जैनुल अब्दीन के कार्यकाल के दौरान एक इस्लामिक मिशनरी जिनका नाम शेख हमजा मखदूम था, उनके द्वारा इसको, इस वॉलनट वुडक्राफ्ट को, अखरोट की लकड़ी की शिल्प कला को कश्मीर के अंदर लाया गया। इससे बॉक्सेस बनते हैं, बाउल्स बनते हैं, ट्रेज बनती है, फर्नीचर बनता है, फ्लोर टाइल्स बनती है। दोस्तों आप जानते हैं अखरोट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में कश्मीर के अंदर मिलता है, तो उसकी लकड़ी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती है। यूं तो ये मैपल और ओक की लकड़ी से महंगी होती है, मैपल और ओक की लकड़ी से ये महंगी होती है, बट फिर भी देवदार जैसी लकड़ी से ये सस्ती जो है वो मानी जाती है। वॉलनट इज स्टिल अवेलेबल इन कश्मीर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5500 टू 7500 फीट अबव सी लेवल। तो समुद्र तल से 5500 से 7500 की ऊंचाई पर आज भी अखरोट की लकड़ी जो है वो कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी। द वुड इज हार्ड एंड ड्यूरेबल, कठोर और टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है। इट्स क्लोज ग्रेन एंड इवन टेक्सचर फैसिलिटेट द डिटेल्ड वर्क, बहुत ही बारीक बनावट होती है जिससे इसके अंदर डिटेल से काम जो है वो किया जाता है। द वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आर बोथ डेकोरेटिव एंड यूटिलिटेरियन, इस सामान को सजावट और उपयोग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इससे ट्रेज, टेबल्स, बाउल्स, लैंप शेड्स बनती हैं। श्रीनगर शहर के बीचों बीच अखरोट की लकड़ी की कार्विंग जो है वो बहुत फेमस है। ये देखिए दोस्तों, अखरोट की लकड़ी की, वॉलनट वुड की कार्विंग से ये बॉक्स बनाया गया है। तो लकड़ी के ऊपर कितनी डिटेल्ड तरीके से कार्विंग जो है वो की गई है, ये जो है ये वॉलनट वुड कार्विंग का कमाल है। ठीक है जी। इसके अलावा केन और बेम्बू का वर्क, बांस और बेंत का काम, दोस्तों बांस का काम, इट इज फेमस वुड वर्क इन द स्टेट। बैम्बू इज मेनली फाउंड इन जम्मू रेंज ऑफ शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक में जो जम्मू का इलाका है, शिवालिक हिल्स में जो है वहां पर बैम्बू जो है वो भारी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा जम्मू रीजन है, जहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे जिसे कहते हैं, कठुआ जिले से होकर के गुजरता है, उधमपुर, सांबा, कठुआ और पंजाब के पठानकोट से जो हाईवे मिलता है, उसके किनारे किनारे पर इस तरीके का फर्नीचर जो है, बैम्बू प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत बिकते हैं। अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर, तो रास्ते में आपको बहुत सारे बैम्बू फर्नीचर या बैम्बू प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे। दोस्तों ये बैम्बू, क्योंकि शिवालिक रेंज जो कि वहां आसपास में मौजूद है, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में बैम्बू बांस जो है वो उगता है, तो इससे इंपॉर्टेंट फर्नीचर जैसे लेडीज के बैग, वेजिटेबल बाउल्स, टेबल लैंप्स आदि जो है वो बनाए जाते हैं। इन कश्मीर रीजन विलोज रशेस आर मेनली फाउंड इन अबंडेंस एंड इन मार्शेज एंड लेक्स। तो कश्मीर के अंदर भी इस तरह की लकड़ी जो है वो मिलती है, ये मार्शेज और लेक्स के अंदर मिलती है। दीज विलोज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस शॉपिंग बास्केट, लैम्प शेड्स। द लोकल फोक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर द कन्वीनर्स ऑफ ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट। तो जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, वो इस बैम्बू क्राफ्ट को जो है वो आज भी संजो कर रखे हुए हैं। इस तरीके का दिखता है ये बैम्बू क्राफ्ट। देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से बारीकी से काम जो है वो इस बैम्बू क्राफ्ट से किया गया है।